आप सभी का इंदिरा इंदिरा गांधी नेशनल ओलंपिक यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूर हसन आज आपको बीपीएससी 141 गांधी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, आज का उन्वान है गांधी लाइफ एंड टाइप। महात्मा गांधी या बापू 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए, जिसको हिंदुस्तान प्यार से बापू के नाम से पुकारते थे। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की कहानी में हमेशा बहुत से ज्यादातर बहसेती शख्सियत रहे हैं। गांधी जी, जिसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, ये जो कोस्ट ऑफ कठियावर इन गुजरात का था, वहां पे पैदा हुए। उनके पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप थे, बाप का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतलीबी। गांधी का जो फादर था, गांधी का जो बाप था, वो एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट में काम कर रहे थे, जो एक लंबे हैसियत से कोर्ट में अपने मुतारिफ थे। गांधी जी जो था, एक रिलीजियस एजुकेशनल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। महात्मा गांधी की जो वालिदा थी, जो मदर थी, वो एक बिलीफर थी, नॉट ओनली द हिंदुइज्म बट बोथ हिंदू और मुस्लिम रिचुअल्स की, वो दोनों के मुताबिक बुक्स पढ़ते थे। महात्मा गांधी का जो नाम याद किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, वो हम आज भी बड़े चिकचाव, बड़े जहनशीन से याद किया करते हैं। गांधी जी का जो लाइफ स्टाइल था, वो बहुत ही सिंपल और सादा था, जिसको पूरा हिंदुस्तान आज भी याद किया करता है। और बहुत से ममालिक में, खाली न कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के स्टेटों में, बल्कि पूरे दुनिया में गांधी का नाम याद किया जाता है। और गांधी के लाइफ स्टाइल का अंदाज बयान इस तरह किया जाता है कि अगर किसी मुल्क को किसी भी जद्दोजहद में कामयाब होने की दर्ज देते हैं, तो तब गांधी जी का ख्याल बहुत अच्छे ढंग से याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर इस अनुमान में हम देखते हैं तो हमें गांधी जी का जो लाइफ, जब से वो पैदा से लेके जब तक उसका कत्ल किया गया है, तो उस तक हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे काम गांधी जी ने किए, जिसमें हम अर्ली एज में गांधी जी ने अपनी जो लाइफ, वो अपने ही लोकेलिटी में पोरबंदर में ही गुजारी। लेकिन 7 साल के बाद वो शिफ्ट किया गया, मीन्स पोरबंदर से राजकोट क्यों किया गया? क्योंकि उसके फादर जो थे, उसके जो दादा, उसके जो बाप थे, उनको ट्रांसफर किया गया एक जगह से दूसरी जगह, और ऑन द बेस ऑफ दैट कि उसको अपनी तालीम पोरबंदर से लेके दूसरे जगह पे तालीम हासिल करनी पड़ी। गांधी जी, अगरचे हम इसको बहुत ढंग से याद किया करते हैं, तो गांधी जी का सही जो माने है, इसका पैरामीटर जो था, सही और गलत का अंदाज किया जाता था। और गांधी जी की जो हैसियत, कि जिसको हम फादर ऑफ द इंडियन नेशन भी कहते हैं, दैट इज वाई कि इसको हम बापू भी कहते हैं। इस तरह हमारे पास गांधी जी का एक
वसी लिटरेचर मौजूद है। गांधी जी का कितने भी कारनामे हमने आज तक जो बहुत सारी किताबों में आप देख रहे हैं, बहुत सारे लेक्चरों में आप देख रहे हैं कि गांधी जी को हर किसी मोड़ पे उसका जिद्दोजहद खाली यह था कि जितने भी राइट्स पामाल किए जा रहे हैं, चाहे वो अपने मुल्क में या बैरूनी मुल्कों में, तो उनको पाने के लिए एक शख्स को दूसरे शख्स से जुड़ा रहने के लिए जो राइट्स पामाल किए जाते थे, गांधी जी ने अपनी लाइफ में बचपन से लेके आखिर तक उस पर जद्दोजहद की। गांधी जी को शामिल करने की कोशिश बड़े पैमाने पे या तो इनकी जिंदगी और कयादत की तारीख दास्तान के मुताबिक या इनकी फिक्र के नजरियाती जुज में आती है। अगर हम गांधी जी को इन चीजों से, इन ऐसी चीजों से याद नहीं करते हैं, तो हम अपनी इंडियन पॉलिटिक्स का, अपनी इंडियन हिस्ट्री को तो फिर हम अपमान करते हैं। ये जो आज का यूनिट जो हमारा है कि गांधी के जो 4 अहम अदारे जो इंग्लिस्तान में गांधी की तालीम और जवानी जनूबी अफ्रीका में गांधी का वक्त और गांधी का हिंदुस्तान में एक सियासी रहनुमा के तौर पर उभरने का जरिया, इस यूनिट में जो आपकी किताब गांधी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड में दिया गया है, गांधी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड में दिया गया है, वो है इंग्लिस्तान में लंदन में गांधी की तालीम, जनूबी अफ्रीका में गांधी का वक्त और गांधी का सियासी तौर एक रहनुमा के उभरने के जरिए और इसका इर्तिका का खाका पेश करते हैं। गुजरात के एक हिंदू खानदान में गांधी जी पैदा हुए। परवरिश पालने के लिए गांधी ने अंदरूनी मंदिरों लंदन में कानून की तरबियत हासिल की और जून 1851 में 22 साल की उम्र में उन्होंने बार में बुलाया गया। कानून की कामयाबी मशक के बाद वो 1893 में एक हिंदुस्तानी ताजिर की नुमाइंदगी करने के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए। हालांकि जनूबी अफ्रीका में वो बहुत टाइम तक रहे। अब हमें जो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक फेज को लेके कि उसने लंदन में कैसी तालीम पाई, लंदन में गांधी जी को कैसा याद किया, लंदन में उसने अपनी जद्दोजहद कैसे जारी रखी, फिर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, फिर इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं गांधी के जो लंदन में जो 3 साल रहे, तो सितंबर 4 को 1888 में गांधी जी लेफ्ट मुंबई कि उसने मुंबई को छोड़ के इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। लेकिन वहां पे जिन चीजों का सामना गांधी जी को करना पड़ा, पोरबंदर से मुंबई के लिए रवाना हुए, इस वक्त जिसको मुंबई कहते हैं। पहुंचने पर वो मुकामी मोटरबंदी कमेटी के साथ रहे, जिनके बुजुर्गों ने इन्हें खबरदार किया था कि जब वो लंदन के लिए रवाना हुए कि तालीम हासिल करने के लिए, तो अपने फैमिली में जितने भी बुजुर्ग लोग थे तो उन्होंने उसको आगाह किया था। अपनी माँ ने उसको नसीहत की थी कि इंग्लिस्तान में लंदन में रहे हो तो अपने मजहब का समझौता किसी भी हालत में नहीं करना और मजहबी तरीकों से खाने पीने पे आमाद करेंगे आपको, लेकिन आपको इन चीजों से दूर रहना है अगर अपने मकसद में कामयाब होना है। हालांकि गांधी जी को बार में बुलाने पे आमादा किया, अगरचे गांधी ने अपनी मां के साथ जो अपना वादा और इसके आशीर्वाद से आगाह किया, तो उन्होंने इसकी जात से
खारिज कर दिया गया। गांधी ने इसको नजरअंदाज कर दिया और 4 सितंबर को वो मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में तालीम हासिल करने के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक जुज़वी कॉलेज था, और इस कॉलेज से तालीम हासिल करने वहां पे उसने एक आर्टिकल्स लिखने लगे, डिजिटेरियन, जिस पे बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे वर्ड्स गांधी जी ने अपनी जुबान से दोहराए, और आखिरकार वो वहां पे एक फिलोसोफर ने, एक राइटर ने भगवत गीता का ट्रांसलेट किया था, और उस ट्रांसलेशन की बुनियाद पे उसको गीता की कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द दोहराते वो इस नजरिया पे पहुंचे कि गांधी को वहां पे बड़े जोर और शौक से याद करते थे। जब गांधी इंग्लैंड के, लेकिन वहां पे उसको याद आया क्यों ना क्योंकि इंग्लिश में उसको दिक्कत आती थी, और उसने वहां पे फिर से, जिसको हम बार कहते हैं, कि जिसको हम कहेंगे कि उसने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम फिर से करने लगा। हालांकि गांधी जी ने बहुत हार्डशिप्स किए, बहुत मेहनत कष्ट के साथ इंग्लिश, फ्रेंच, केमिस्ट्री में वो पास हो गए, लेकिन लैटिन में पीछे रह गए। गांधी जी ने हिम्मत न हारी, और कुछ टाइम के बाद और कुछ हिस्से के बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद उन्होंने कोशिश की, और वो इस लैटिन में भी कामयाब हुए। उसने कुछ मेथड्स को याद किया, कुछ स्वीकार्य याद किए, और आखिर 12 जून को गांधी जी स्टेट 3 ईयर्स इन द इंग्लैंड से वो लॉ की डिग्री पास, लेकिन उसको इंटरेस्ट न रही। अब गांधी वापस आ गए, 2-3 साल अपने ही मुल्क में, अपने ही हिंदुस्तान में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट, या वो ऐसे केसेस में ज्यादा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वकालतनामा जो था, वकालत जो होती है, इसमें शातिर तो, लेकिन गांधी जी में ये चीजें सूट नहीं करते थे, तो ज्यादातर वो इस मसले में खुश नहीं रहे। अठारह में गांधी जी को साउथ अफ्रीका से एक ऑफर आती है, एक इंडियन मर्चेंट का केस जिसका नाम था अब्दुल्ला भाई, के लिए बुलाया गया। तो अब हम शुरू करते हैं कि साउथ अफ्रीका में इस बापू का लाइफ एक्सचेंज कैसे हुआ। जब गांधी जी जनूबी अफ्रीका पहुंचे, तो हैरीमन के मुताबिक उन्होंने अपने आप को पहले बरतानवी और दूसरे हिंदुस्तानी के तौर पर सोचा। बरतानी लोगों की तरफ से इनको और इनके साथी हिंदुस्तान के खिलाफ तहस्सुब, जिसको गांधी जी ने तजुर्बा और मुशाहिदा किया था।
लेकिन गांधी जी पहले ही जब ट्रेन में सफर कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, इस दौरान उसको बहुत सारे चीजों का ह्यूमिलिएशन, ड्यूरिंग ट्रैवल ही उसको बहुत सारे ह्यूमिलिएशंस देखने पड़े। जैसे कि फर्स्ट क्लास ट्रेन में टिकट लेने के बावजूद भी वो ट्रेन में बैठ ना पाए फर्स्ट क्लास में। वहां से उसको धक्के देकर दूसरे कंपार्टमेंट में धकेले गए। उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उसको ये भी रास्ते में ही पता चला कि ये जो हिंदुस्तान के जितने भी हुकूक है, हिंदुस्तान के जितने भी लोगों के हकूक जो है, इनको जनूबी अफ्रीका में इंटरबार के मुल्कों में पामाल किया जाता है। और इस बुनियाद पे इसको बुलाया नहीं गया। इस बुनियाद पे इसको पामाली का हाल देखना पड़ा, जो कि इसके जहन से बिल्कुल दूर था। लेकिन साउथ अफ्रीका में इंडियंस को अलाउ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वहां पे जो मसला चल रहा था वो ब्लैक्स एंड व्हाइट चल रहा था। वहां पे एक लोग दूसरे लोगों के साथ कोई भी बात शेयर या कोई भी मसला शेयर नहीं करते। इवन कि ब्लैक्स को वहां के पानी का, व्हाइट के नलों से पानी से भी रोका जाता था। लेकिन गांधी जी को ये चीजें देख के, ये अफवाहें देख के इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपने मनपसंद से, अपने ही ट्रेडिशन के कपड़ों को स्वीकार किया जाता है, लोगों से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। और इस तनासुर में गांधी जी बहुत परेशान रहे। समझ से बाहर था कि मैं अपनी जो स्ट्रगल जो है वो कहां से स्टार्ट करूं। हालांकि गांधी का जो जश्न था, गांधी जी का जो वलवला था, क्योंकि इसका आगाज कुछ उनके अंदाज़े बयान से हो चुका था, चाहे इंडिया में चाहे इंग्लैंड में। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये जो अब्दुल्ला केस के लिए जो उसको चुना गया था, और हिंदुस्तान बरादरी ने गांधी के लिए एक अलविदा पार्टी का एहतमाम किया था। लेकिन हिंदुस्तान के इस मुसीबतों को देख के गांधी जी को वहां से अपनी वापसी बहुत मुश्किल कर रहा था। और उसने अपनी कोशिशों के बावजूद, इन चीजों को स्ट्रगल करने के बावजूद, वो वहां पर तकरीबन 21 साल रहा। लेकिन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत कोशिश की। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने मन के हिसाब से, उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश की जिससे आज भी हमारा देश याद करता है। गांधी जी ने न सिर्फ अपने ट्रेडिशन को,
अपनी राइट्स को, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को, अपने साथ साथ अपने कल्चर को भी पूरे विश्व में, पूरे इंटरनेशनल में जिंदा और कायम रखा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कंप्रोमाइज अपॉन द राइट्स जो था, बिल्कुल भी उस तरीके से उनको इस तरीके से अपने सबक सिखाया जिसको हम आज भी अपने देश या बाहर के देशों में सर उठा के चल सकते हैं। गांधी जी जो था, उसने साउथ अफ्रीका में इतने लंबे अरसे तक अपने 21 साल के अरसे में बहुत सारे कोशिशों को, बहुत सारे राइट्स को उजागर किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, कॉन्फ्रेंसेस किए कि किसी ना किसी तरीके से हम इसमें कामयाब हो जाए। और काफी मशक्कत के बाद, काफी उत्साह के बाद, जब गांधी जी को लगा कि अब मैं किसी हद तक मैं कामयाब हो चुका हूं, उसने 21 साल की मुद्दत में साउथ अफ्रीका से अपने पॉलिटिकल व्यूज, एथीज, पॉलिटिक्स को उजागर किया, डेवलप किया। एक पढ़े लिखे की हैसियत से गांधी जी को जब कोर्ट से अपना, जिसको हम टर्बन कहते हैं, अपना जो पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, उसको ब्लैक कोट और टाई जो पहनी हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की कोर्ट अथॉरिटीज ने उसको अलाउ नहीं किया। वहां से इसकी जद्दोजहद जारी हुई। ये तो एक वकील के साथ किया जाता है, ये तो एक पढ़े लिखे के साथ किया जा रहा है। उस हिसाब से वो पूरे विश्व को, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना एजाज, अपना एहसास, अपना तालीम दे चुका है कि जो इंसान का सबसे जो हथियार है वो है कि ये भी ह्यूमन है, अगर एज अ लेबर ही है। एज अ लेबर से लेके सबसे मुल्क का या दुनिया का जो पद होता है, दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों इंसान ही है। और इन इंसानी हुकूक को पामाल करने वालों के लिए मैं ये खबर दे रहा हूं कि इनको भी अपनी लाइफ गुजारने का हक है। ये जो जात पात का मसला है, कलर क्रीड का मसला है, इसको बला ताक रख के इंसानी हुकूकों को उजागर किया जाए। और गांधी जी बहुत हद तक साउथ अफ्रीका में कामयाब हुए। जनवरी 1915 में मीनस की 21 साल की मुद्दत, 93 से लेके 15 तक 21 साल की मुद्दत में के बाद वो साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ गए। हिंदुस्तान ने अपना जलवा
उजागर करने के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद 1915 से लेके 1947 तक, लेकिन 48 तक हम कहते हैं, को जारी रखा। गोपाल कृष्ण गोखले की दरखास्त पे एक रेफरेंडम पेश किया। गांधी जी जो कि 1915 में हिंदुस्तान वापस आए साउथ अफ्रीका से, उन्होंने एक सरकर्दा हिंदुस्तानी कौम परस्ती नजरिया साजी और के तौर पर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की थी। गांधी जी ने बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कौम परस्ती और नजर साजी का एक रिकॉर्ड कायम किया था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, बहुत सारी मूवमेंट उसका आजाद किया। और सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारे गांधी का, हमारे बापू का जब आगाज हुआ था, तो वो हुआ था चंपारण से। चंपारण एक शहर था बिहार का, 1917 से 2 साल के बाद जब वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उसके 2 साल बाद उसने फिर से कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट न होने की वजह से चंपारण में, बिहार में, जो वहां पे जो जमींदार थे, जो लोग खेती बाड़ी काम करते थे, उन पे टैक्स का बहुत सा ज्यादा दबाव था। उनसे टैक्स लिया जाता था, उनसे लेवी लिया जाता था। तो चंपारण एक जगह है, एक शहर, एक सिटी है बिहार का, तो वहां से गांधी जी ने अपना आगाज किया। बट तो अब ये लड़ाई शुरू हो गई गांधी और ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन अब आगे आगे कोशिशें जारी रहे और खिलाफत मूवमेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ, तो इंडिया में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का आगाज किया। गांधी जी ने ब्रिटिशरों को के साथ वादा किया कि हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दे देंगे, लेकिन कुछ शर्तों पे। लेकिन ब्रिटिशर जो थे, ये अपने वादों को, वार खत्म होने के बाद ये अपने वादों को पूरा ना कर सके और इंडिया इंडिपेंडेंस का, लोगों के हकूक का वादा पूरा न कर सके। दैट इज वाई कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का नारा बुलंद किया। हालांकि बहुत से सारे हिंदू लीडर्स ने, इंडियन लीडर्स ने इस चीज को अपोज किया, लेकिन कुछ सपोर्ट मिलने पे, मुस्लिमों के कुछ सपोर्ट मिलने पे गांधी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का जो असर अंदाज था, वो वेस्ट हुआ, वो जाया हुआ। उसके बाद हमारे इंडियन हिस्ट्री में इनका स्ट्रगल करने के लिए गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था,
गांधी का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन बिल कॉपरेशन का नाम ही नहीं, गांधी जी ने ये नारा बुलंद किया कि ब्रिटिशरों के साथ कॉपरेट न किया जाए। उसका ये मुतालबा था, उसको ये भरोसा था कि ब्रिटिशर जो सक्सेसफुल हमारे ऊपर ये हुकूमत करने में कामयाब हो रहे हैं, ये हमारी कॉपरेशन, इंडियन कॉपरेशन की वजह से हो रही है। अगर इनके साथ हम हाथ पे हाथ न मिलाए, हाथ इंडिपेंडेंस का वक्त नमूदार होगा। 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिशर के एक मायानाज ऑफिशियल जनरल डायर ने ऐलान किया कि फोर्सेस को इजाजत दे दी गोली चलाने की, जहां पे भी प्रोटेस्टर्स, चाहे वो पीसफुली हो, चाहे वो वायलेंट हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, तो उन पे जनरल डायर ने ऐलान किया, हुक्म दे दिया गोली चलाने का। और इसी असना में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का मैस्क्यू नमूदार हुआ, जिसमें इस ऑफिसर की इस गंदी हरकत की वजह से थाउजेंड्स ऑफ जो इंडियन प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, इनका कत्ल आम किया गया और एक पीसफुल जगह को बैटलफील्ड में तब्दील किया गया। गांधी जी वो ऐसे शख्सियत थे जिसने नॉन वायलेंट का इजहार किया था, नॉन वायलेंट का नारा लगाया था कि कोई भी चीज को हासिल करने के लिए हमें वायलेंट नहीं होना है, बल्कि हमें आराम आराम से अपने इस मिशन को कामयाब रखने के लिए, इस मिशन को जीतने के लिए हमें पॉइंट जीतना है। और एज अ रिजल्ट हिंदुस्तान पॉलिटिक्स एक बैटलफील्ड में, जिसको हम जलियांवाला बाग का कत्ले आम भी कहते हैं, ये वो ब्रिटिशर्स थे जो हिंदुस्तान के लोगों को खून चूस कर उनको गुलामी करने पर मजबूर करते थे। लेकिन गांधी जी ने एक पढ़े लिखे की हैसियत से कोशिश की थी कि अपने राइट्स को बढ़ाने के लिए, और यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पॉपुलर हुई। गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया, सेल्फ गवर्नमेंट का नारा दिया। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाकर फोकस दिया कि स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। और इसी
दौरान, इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने इंडियन लोगों को, हिंदुस्तान के अवाम को इस चीज से आगाह किया कि ब्रिटिशर्स के किसी भी चीज को यूज ना किया जाए, और एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन से लोगों से दरखास्त किया जाता है कि वो अपनी नौकरियां छोड़ दे। जितने भी लोग इनके बारों में, कोर्ट्स में, कचहरियों में काम करते हैं, वो वकालतें छोड़ दे। और इस दौरान एक और बड़ी चीज का आगाज हुआ, जिसको हम एक वायलेंट क्लैश हुआ चौरी चौराहा टाउन, जो था उत्तर प्रदेश में फेब 1922 को। और गांधी जी को ये मोमेंट, ये स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट ऑफ करना पड़ा, और मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया और उसको जेल में 6 साल के लिए धकेल दिया गया। लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के बाद गांधी जी 6 साल नहीं बल्कि 2 साल में ही जेल में रहे। एक और कमीशन, एक और मूवमेंट जिसको हम साइमन कमीशन या एंड सॉल्ट ग्राह से याद किया जाते हैं गांधी जी के लाइफ स्टाइल में। तो 1920 में गांधी जी कंसंट्रेटेड जो है था रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्वराज पार्टी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरजान कमीशन ब्रिटिशरों का एक कमीशन बनाया गया की तरफ से, और उस कमीशन का, इस कमीशन को सदारत सरजान साइमन को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइमन कमीशन, कि इसी साइमन के, सरजान कमीशन के, सरजान साइमन के नाम पे ही इस कमीशन का नाम रखा गया है साइमन कमीशन। इसको हेड बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया है इस कमीशन का। लेकिन इस कमीशन में हिंदुस्तान के लोगों को, जगह नहीं दी गई, और गांधी जी ने not any Indian for the member, कि इस सरजान साइमन कमीशन में जो कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी मेंबर ना होने की बाबत गांधी जी ने एजिटेशन, कलकत्ता में रेजोल्यूशन पास किया, जिसको हम कहते हैं कलकत्ता कांग्रेस सेशन। ये रेजोल्यूशन से पास की दिसंबर 1928 को, और 26 जनवरी 1930 को हम क्या कहते हैं कि एज द इंडिपेंडेंट डे ऑफ कांग्रेस इंडिया। इस कमीशन ने यहाँ के लोगों पे साल्ट टैक्स, लेवी टैक्स ऑन द सॉल्ट, ह्यूज टैक्स ऑन द सॉल्ट, and the taxes started on with huge margin. Gandhi started another, that was the Dandi March with the followers. ये प्रोटेस्ट कामयाब रहा, गांधी जी पैदल चले गए और इस प्रोटेस्ट में वो कामयाब रहे।
और इसी पैक्ट का रिजल्ट निकला, इसी प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकला जिसको हम इरविन पैक्ट मार्च 1931 के नाम से याद करते हैं। उसके बाद और एक हमारे आपके बुक से और एक जो एक कंसेप्ट और एक आता है जिसको कहते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशरों ने गांधी जी को इनवाइट किया, बहुत सारे लीडर्स को इनवाइट किया, बहुत सारे पॉइंट ऑफ का डिस्कस किया, क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे ख्यालों का इजहार किया था और गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की असिस्टेंस की वजह से सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ और गांधी जी को अगेन अरेस्ट किया गया। इस बुनियाद पे फिर से एक मूवमेंट की जद्दोजहद चली जिसको हम क्वाइट इंडियन मूवमेंट के नाम से याद करते हैं। इस क्वाइट इंडियन मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में शुरू की गई और गांधी जी को ये महसूस हुआ कि हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए और दोनों बरादरान पर जोर दिया कि वो यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहिरा करे। हालांकि बहुत सारे हिंदुस्तान के लीडरों ने, हिंदू रहनुमाओं ने इस पे सवाल उठाया। जैसे जैसे दूसरे जंग अजीम शुरू हुआ, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक क्वाइट इंडियन मूवमेंट अपने एहजाज को तेज कर दिया। उन्होंने एक करारदाद का मशवरा दिया जिसमें अंग्रेजों से हिंदुस्तान छोड़ने का मुतालबा किया गया। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक या भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तानी कौम कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई। सबसे जहराना तारीख थी। गांधी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार गया और पुणे के आगाज खान पैलेस में 2 साल तक वहीं पे रखा गया, जहां वो अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई और अपने बीवी कुशलेबा से महरूम हो गए। और ये तहरीक 1943 में हालांकि खत्म हुई, लेकिन डू और डाई स्पीच की वजह से अंग्रेज मजबूर हो गए। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पावर्स इंडिया को दिए गए। गांधी ने ये स्ट्राइक जो थी 1943 में ऑफ कर दी और 1000 ऑफ जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रहा किया गया। और
आज़ादी और तकसीम हिंद 1946 में बरतानी काबीना मिशन की तरफ से पेश करदा आज़ादी और तकसीम की तजवीज़ को कांग्रेस ने कबूल कर लिया था। हालांकि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ से दूसरे सूत्रों में मशवरा दिया गया था। सरदार पटेल ने गांधी को कायल किया कि खाना जंगी से बचने के लिए ये वाहिद रास्ता है और इसने हिचकती हुई अपनी रजामंदी दी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के अमन और इत्तेहाद पर तवज्जो दी। इसने दिल्ली में अपनी आखिरी मौत का और लोगों से फिरका वाराना तशद्दुद को रोकने के लिए कहा कि ये जो खाना जंगी है, ये जो आप हिंदू मुस्लिम, ये जो क्रिश्चियनिटी पे आप लड़ रहे हो, ये आप एक ही हो, क्योंकि मैंने बैरूनी मुल्कों से इसी चीज के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए मैंने खाली न कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में इस चीज को उजागर करने की कोशिश की। तो मेरे दोस्तों, इस लेक्चर में हमें जिन चीजों का हमें प्रयोग करने का मिला वो है कि क्वाइट इंडियन मूवमेंट, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री में अगर हम कहते हैं कि सच में यही आजादी का ब्रिटिशरों से आजाद होने का एक रास्ता, वाहिद रास्ता था। जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में शुरू की थी, क्वाइट इंडियन मूवमेंट था, चाहे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, चाहे खिलाफत मूवमेंट थी, या साइमन कमीशन था, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मसला था। इन्हीं बुनियादी चीजों से गांधी जी अपने मिशन में कामयाब हुए। अपने मिशन को कंटिन्यू रखने के लिए गांधी ने बैरूनी मुल्कों से लेके अपने मुल्क को न कि ब्रिटिशरों से, अपने लोगों न को ब्रिटिशरों से, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तानी लोगों के लिए अपनी जगह बनाई। और हता कि पॉलिटिक्स में इसको ज्यादा इंटरेस्ट न होने की वजह से, हता कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसने कॉल ऑफ किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद किया जाए, लेकिन कुछ मफाद फरस्ताना से, या हम कहेंगे कुछ चीजों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यू रही। हता कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही गांधी जी ताल्लुक रखते थे, लेकिन खास इंटरेस्ट आजादी के बाद कोई ना इंटरेस्ट होने की वजह से पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहने वाले एक वाहिद शख्सियत थे। गांधी जी न सिर्फ गुजरात, यूपी, साउथ अफ्रीका, लंदन, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसने अपनी रोशनी का उजागर किया है। गांधी जी के आज भी उसके लिटरेचर से, उसके नक्श कदम से पाए हिंदुस्तान फख्र कर रहा है
न कि खाली हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लोग बैरूनी मुल्कों में हमारे रहने वाले नागरिक इस चीज से बिलाशुबा बहुत बड़े कद्र जमाल से याद करते हैं कि गांधी जी ने वाहिद अगर कोई हस्ती है इस हिंदुस्तान में, अगर कोई हस्ती रही है तो वो गांधी जी ही, जिसने पूरे विश्व में एक तहरीक, एक सॉलिड स्टोन, एक बेस की हैसियत से, जिस पे पूरा जो विश्व है, पूरा जो हिंदुस्तान है, उनके नक्श कदम पे ही चल रहा है। गांधी जी में सबसे जो अहम बात यहाँ पे मैं जो डिस्कस कंक्लूजन में कहने जा रहा हूँ वो यही है कि गांधी जी जंग से बिल्कुल नफरत करते थे, वायलेंस से बिल्कुल नफरत करते थे, बल्कि नॉन वायलेंस और कुछ फिलोसफिकल चीजों से, फिलोसफिकल आइडियाज को स्वीकार करके इस पूरे विश्व को, इस पूरे कंट्री को आजाद किया। हता की हिस्ट्री गवाह है इसकी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की गवाही से हम इस बापू को उस नजरिया से याद करते हैं जिसको हम इंडियन हिस्ट्री में पूरे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती से याद करते हैं। गांधी जयंती पूरी विश्व में मनाया जाता है, गांधी जी के कारनामों का दोहराया किया जाता है, उसके आदतों और फिलोसफिकल आइडियाज को याद किया जाता है, ताकि हमारे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हमारे ऊपर इतने साल 200 या 300 सालों से हुकूमत करके इस पूरे विश्व को, अगर कोई इंसान जिसने इसको इन अंग्रेजों की बदहरकतों से अगर आजाद किया है तो वो महात्मा गांधी थे। इसकी लिटरेचर को, इसके अगरचे 1948 में इसको कत्ल किया गया, लेकिन 1960 तक इसकी सारे आइडियाज को जमा करके गांधी ने आइडियाज के नाम से बहुत सारे फिलोसफरों ने तबसरा किया है। मेरे दोस्तों, ये जो आज का ये जो गांधी और लाइफस्टाइल जो था, ये गांधी की खाली हिस्ट्री थी कि गांधी ने अपने मन से, अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए किस चीजों का यूज करके इसको अंग्रेजों से मुद्फ किया और अंग्रेजों से बिल्कुल उस तरीके से, उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से आजाद किया जिसको आज भी हिंदुस्तान बड़े सर उठा के याद करता है। गांधी जी वो जैसे जहराना शख्सियत थे जिन्होंने इस विश्व को, इस मुल्क को जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाया है, जिसने अपनी जिंदगी को निशावर करके अपनी
जिंदगी को दावा पे लगा के जेल जेल काट के इस मुल्क के लिए एक मिसाल पेश की है। अपनी जवानी का परवाह न करते हुए, हालांकि जवानी में क्या अपने बचपन को भी उन्होंने इसी मुल्क की जद्दोजहद के लिए सर्फ किया। गांधी अपने इस जाराना अंदाज से, जाराना नजरिया से हिंदुस्तान को बहुत से इस कबूल इस मुल्क के अंग्रेजों से आजादी का नक्शा दिलाया। और इसी आजादी की वजह से हम आज, इसी गांधी की बदौलत से हम आज अपना सर उठा के विदेश के मुल्कों में अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के आजाद के बाद ही 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 30 जनवरी का ब्लैक डे जिसको हम कहते हैं, 30 जनवरी 1948 को उसे एक काबिल मजम्मत जिसको हम कहते हैं, नथुराम ने बिलाखल गोलियों से छंदी कर दिया। नथुराम एक हिंदू बुनियाद परस्त थे जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को तकसीम की अदायगी को यकीनी बनाकर हिंदुस्तान को कमजोर करने का जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि उस टाइम गांधी क्या हैसियत थी जिसने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है, अगरचे वो मुस्लिम जाति मुल्क ही है लेकिन हमारे मुल्क से ही निकला है, उनको पूरे अपने हक को दिया जाए, उनको मदद किया जाए। इसी बुनियाद पर नथुराम ने इसके साथी साजिश की और उसको मार डाला गया और बाद में मुकदमा भी चलाया गया, इन्हें सजा भी सुनाई गई। अब अभी भी इस हस्ती को हम आज भी याद किया करते हैं। गांधी जी जैसे, बापू जैसी हैसियत हम कभी भी अपने मन से कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। गांधी वो हैसियत थी। शुक्रिया।